वेव की वेव थ्योरी पढ़ने चलते हैं। और ये किसने देखी? तो आंसर हाइजेन ने। ये तो और लोगों ने देखी, लेकिन हाइजेंस की वेव थ्योरी उन सबके मुकाबले सक्सेसफुल बन गई। ठीक है, अब हाइजेंस की वेव थ्योरी कहां से आई? सो हमने ये अच्छे से देखा था कि न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट एक पार्टिकल होते हैं जिसको हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं न्यूटन के लिए। लेकिन जब न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी कई सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तब वहां पर एक नई थ्योरी की नीड थी। और उस थ्योरी की जो नीड थी, तो अब लाइट एनर्जी लेके तो आती है हमारे पास, अब वो दो ही चीजें होती है, क्योंकि नेचर में दो ही रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप होता है किसी मैटर का, किसी गोले जैसे पार्टिकल का, जब वो चलता है गोले की तरह टकराता है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। दूसरा रूप होता है रेडिएशन वाला, जिसके पास ऐसे हम पकड़ सके, वो मास नहीं होता है। तो लाइट अगर पार्टिकल नहीं है तो वो एक वेव है, लेकिन वेव होने की इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था, क्योंकि वेव दो तरीके से प्रोपेगेट कर सकते हैं। पहला क्या है? तो आंसर है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्सल। अगर वेव को सामने जाना है और उसका तरीका प्रोपेगेट करने का कैसा है? उसी डायरेक्शन के ऐसे पैरेलल। ये कैसे चलती है वेव? वेव के चलने का तरीका है कि ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, है ना? या फिर से वेव को सामने जाना है, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो ऐसे क्या हो रहा है? वेव का प्रोपगेशन हो रहा है। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है कि जाना सामने है और उस डायरेक्शन के जहां पर वो जाना चाहती है वेव, जो उसकी लोकेशन है, उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये क्या है? ये है सामने जाने वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। दूसरा ऐसे हो सकता है, सीधा ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो ये भी क्या है? डायरेक्शनल प्रोपगेशन जहां है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। ऐसे में जो मोड ऑफ वेव होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो वेव, लाइट जो हमारे पास वेव है वो कैसी वेव है? तो हाइजेन के अकॉर्डिंग लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। उन्होंने ये हमें एक्सप्लेन किया कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक, क्यों? क्योंकि जैसे साउंड लॉन्गिट्यूडनल होता है वैसे ही लाइट को भी लॉन्गिट्यूडनल होना है। दूसरा, कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे साउंड डेंसर मीडियम में फास्ट ट्रैवल करता है, लाइट को भी करना चाहिए, लेकिन लाइट स्लो मूव करती है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है डिक्रीज उसकी स्पीड? तो इसके लिए हाइजेन ने ये समझाया कि जो लाइट है, जब वो किसी डेंसर मीडियम में जाती है उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाती है। तो लाइट जब डेंसर मीडियम में जाएगी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, और उसी वजह से जो लाइट की स्पीड है वो भी डिक्रीज हो जाती है। दूसरा उन्होंने बताया कि लाइट और द कलर ऑफ लाइट डिफरेंट color of light is due to its wavelength. जब वो किसी रेयर मीडियम में, मतलब जहां पर लाइट की स्पीड तेज होती है, अभी डेंसर मीडियम कौन सा है, रेयर कौन सा है, ये आपका रे ऑप्टिक्स में है ना। तो
डेंसर मीडियम से हम कौन से मीडियम समझते हैं? जहां पर लाइट की स्पीड धीरे हो जाती है, और रेयर मीडियम कौन सा जहां पर उसकी स्पीड तेज होती है। तो जब लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, इन दोनों को मैंने साथ में क्यों बोला? क्योंकि डेंसर मीडियम डेंसर तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक उसके कंपैरेटिव कोई रेयर मीडियम ना हो। तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होता है? रेयर मीडियम में उसका ये होता है एम्पलीट्यूड, और डेंसर मीडियम में उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। ये इतना बड़ा बनता है तो यहाँ पर ये बहुत छोटा सा होता है। तो डेंसर मीडियम में आते ही उसकी जो एम्पलीट्यूड होता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो भी छोटी रहती है। और डेंसर मीडियम क्या करते हैं? उसके पार्टिकल वेव को ऐसे ऊपर उठने नहीं देते, उसको दबा के रखते हैं। और रेयर मीडियम में ये फ्रीली यहाँ से लेकर के यहाँ तक उठ जाता है। डेंसर मीडियम में नहीं उठने देते पार्टिकल, तो वो यहाँ से यहाँ तक रह जाता है। तो उन्होंने ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल वेव को उठने नहीं देते, इसको दबा के रखते हैं और उसकी स्पीड को कम करके रखते हैं। अच्छा, तीसरा, लाइट क्या हमने बताया? तो लाइट एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो वेव के रूप में प्रोपोगेट करती है, और जब हमारी आंखों पे पहुंचती है तो हमारी आंखों में एनर्जी डालती है, जिसकी वजह से हमें कई सारे डिफरेंट सेंसेशन होते हैं, और उन्हीं को क्या बोलते हैं? लाइट, अलग अलग कलर। तो कलर ऑफ लाइट अभी मैंने बताया किसकी वजह से है? उनके अकॉर्डिंग वेवलेंथ की वजह से। तो लाइट वाली की जो रेड वाली होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होती है, और वायलेट वाली की, ब्लू वाली की छोटी होती है। तो रेड वाली जब एक एनर्जी लेके मेरी आंखों में आएगी, सो आई विल सी कि जब मेरे सामने कोई चीज रखी है तो वो मुझे कैसी अपील होगी? रेड, क्योंकि वहां से कौन सी वेव मेरी आंखों में आ रही है? रेड आ रही है। तो वेवलेंथ वहां से निकल के पहुंच रही है, रेड वाली है। लेकिन एक चीज, ये उसी टाइम का जमाना था जब लाइट वेव तो है, लेकिन ये कैसी वेव है, इसको हमें समझना है। तो माइकल फैराडे ने जब ये बात बताई थी लोगों को कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन उनके पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, तो लोगों ने बिलीव नहीं किया। लेकिन मैक्सवेल ने इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया कि लाइट को प्रोपगेट जब करती है, जब लाइट प्रोपगेट करती है, उसकी रफ्तार होती है 3 times 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो प्रोपगेट करेंगे, वो आपस में एक दूसरे को चेंज करके बनाएंगे, उसके लिए जो रफ्तार चाहिए वो लाइट की ही रफ्तार है। उन्होंने ये शो किया, फिर से मैक्सवेल ने शो किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपस में बदलने के लिए और आगे तक जाने के लिए जो रफ्तार चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, वही रफ्तार लाइट की होती है। तो लाइट और कोई नहीं, लाइट क्या मानी गई? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल ने अच्छी बात से जरूर दिखा दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन जब हाइजेन ने इसको समझा, आगे बढ़ाया, तो उसको माना गया इस लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाँ, बाद में हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट करके साबित कर दिया कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, इट इज ट्रांसवर्सल। दूसरा, अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो
तो इसको प्रोपेगेट करने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम, जो कि इस टाइम पर सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया, मैक्सवेल ने, हाइजेन ने, सब ने, माइकल फैराडे एज हो चुके थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए चाहिए एक मीडियम, और वो मीडियम हर जगह होना चाहिए स्पेस में। अर्थ पे क्यों? अर्थ पे क्यों? तो आंसर है कि अर्थ पे भी हम जब सामने चीज रखी है उसको साफ साफ देख पाते हैं। इसका मतलब कि लाइट यहां से लेकर यहां तक भी आ रही है, अगर आ रही है तो बीच में वो मीडियम है जो इसको अलाउ कर रहा है। जिस तरह से साउंड को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। लाइट को भी मीडियम चाहिए, तो मीडियम हर जगह है जहां जहां भी लाइट जाती है, हमारे अर्थ पर, स्पेस में। तो ये अज्यूम किया गया कि अगर लाइट एक वेव है तो उसको आगे बढ़ने के लिए इट नीड्स मीडियम, बट वो मीडियम किसी ने देखा नहीं था। क्यों नहीं देखा? ये बात हाइजेन ने अच्छे से एक्सप्लेन की कि जैसे एक मछली, फिश, वो जब पानी के अंदर है तो पानी उसको अलग से नहीं दिखाई देता, पानी को अलग से देखने के लिए पानी के बाहर आना पड़ता है। और वैसे ही हम अभी अर्थ के अंदर हैं, एयर के अंदर हैं, तो एयर हमें अलग से नहीं दिखाई देती है, उसको देखने के लिए हम एयर से बाहर जाते हैं, अर्थ से बाहर, तो हमें वो ब्लैंकेट दिखाई देती है, इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। मीडियम को भी देखना है तो कहां जाना पड़ेगा? यूनिवर्स से बाहर, लेकिन पॉसिबल नहीं। तो मीडियम तो चाहिए, उस हाइपोथेटिकल मीडियम का नाम दिया गया ईथर। द हाइपोथेटिकल मीडियम was considered to explain the existence or characteristic electromagnetic radiation, and that medium was named as ether. इधर का कई लोग मीनिंग समझते से काली छाया, काली परछाई, बट मीडियम का नाम ईथर। ईथर के बारे में क्या था? तो आंसर है द एंटायर यूनिवर्स इज सपोज्ड, ये पहले की बात है, इज सपोज्ड टू बी फिल्ड with medium ether. In which all celestial bodies supposed to be floating. सभी बॉडी में सोचा गया कि एक बहुत बड़ा सा ओशन है जिसको हमने ईथर कहा, और उसी के अंदर जैसे कि फिश एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव करती है, वैसे ही उस मीडियम में अर्थ, स्टार, सन, एवरीथिंग
इन सबको सोचा गया कि वो उसमें फ्लोट करते हैं। अच्छा, ये केवल सोचने भर का काम नहीं था कि एक मीडियम को सपोज करें, सोचें और कहानी दे दें, थ्योरी दे दें, नहीं, इस मीडियम के बारे में जानना भी था, डिटेक्ट भी करना था। तो यहां से कहानी अब ये आती है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 3 times 10 to the power 8 meter per second, but with respect to what? कोई ना कोई ऐसा फ्रेम चाहिए था जो हम अटैच करें और लाइट की रफ्तार को बताएं। लेकिन दुनिया में सारे फ्रेम चलते हैं, हर किसी की रेफरेंस अलग अलग है, कोई मूवी है, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे। अर्थ से पूछें तो अर्थ खुद चलती है, चलती है। तो कौन है ऐसा जिसको हम माने कि वो ना चलता हो? तो साइंटिस्ट gave a concept, और ऐसा भी कह सकते हैं कि साइंटिस्टों ने बिलीव किया, उन्होंने ये पोस्टुलेट किया, साइंटिस्ट पोस्टुलेटेड दैट ether is the medium, postulated that ether is the medium which is supposed to be at absolute rest. अब यहाँ पर absolute rest से साइंटिस्टों ने क्या मतलब निकाला? तो उन्होंने इस absolute rest वाले टर्म को ये बोला कि ये एक ऐसी रेस्ट की कंडीशन है कि ये एब्सोल्यूट, मतलब पूरे पूरे जितने भी बॉडी हमारे यूनिवर्स में उन सब के लिए ईथर रेस्ट पर, चाहे कोई कैसी भी कंडीशन में हो, चल रहा हो, दौड़ रहा हो, अर्थ चल रही है, मिल्की वे गैलेक्सी कहीं भी चल रही हो, बट दिस मीडियम वाज सपोज्ड टू बी एट एब्सोल्यूट रेस्ट। और अगर ये रेस्ट है तो इसी के रेस्ट के रिस्पेक्ट में लाइट का रफ्तार 3 मीटर की पावर 8। इसीलिए ईथर को क्या माना गया कि एब्सोल्यूट रेस्ट पर है, और इसी के रेफरेंस में ही लाइट की रफ्तार कितनी मानी गई? So with respect to ether, the speed of light is 3 times 10 to the power 8 meter per second, and this was considered in 90s like और 1894 1895 की बात है, जब आइंस्टाइन नहीं थे, ये तब की बात है कि ऐसा हम पढ़ रहे थे, हमें बताया जा रहा था और ये समझाया जा रहा था कि लाइट जो है इस तरह का ब्यूटीफुल नेचर दिखाती है जो सक्सेसफुली वेव थ्योरी आगे बढ़ती जा रही है और हर एक चीजों को बढ़िया से एक्सप्लेन करती जा रही है। क्या क्या एक्सप्लेन किया कि लाइट की स्पीड डेंस मीडियम में क्यों धीरे होती है, लाइट अगर वेव है तो किस तरह की वेव, उसकी स्पीड इतनी है तो क्यों है, इस वाली बात। मैक्सवेल ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि ईथर है, सबने एक्सेप्ट किया, बट इट वाज रॉन्ग। क्यों? ये रॉन्ग क्यों और रॉन्ग क्यों? तो अब इसको हम समझना स्टार्ट करते हैं। अगर ईथर एब्सोल्यूट रेस्ट है तो एक बात सुनिएगा, हम अच्छे से जानते हैं कि अर्थ चल रही है ना, सन के अराउंड, और ऐसे मानो जैसे कि एक ओशन है, ओशन के अंदर आपने एक बॉल पकड़ी और बॉल को किसी रस्सी से बांधा और उस बॉल को चला रहे हो।
जब बॉल को चलाओगे तो क्या दिखेगा? तो आंसर है कि ये एक बॉल माने, और बॉल आगे की तरफ अगर जाएगी तो यहां पर जो मीडियम है वो कहां जाएगा? पीछे, ऐसे। उसमें एक ड्रैग दिखेगा। जब कोई चीज आगे जाएगी तो मीडियम में ड्रैग दिखेगा पीछे की तरफ। अब लाइट के बारे में सोचो, अगर हम इसी अर्थ से, इवन अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करूं जो इस अर्थ पर रखा, ठीक है, अब हमें पता है कि अर्थ चल रही है, तो बताओ मुझे एक बात, अगर अर्थ चल रही संख्या, मान लो अर्थ के चलने की डायरेक्शन सामने है, तो ईथर कहां ड्रैग कर रहा होगा? तो आंसर ईथर पीछे। अगर लाइट को सामने छोड़ूं तो क्या होगा? उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। अगर लाइट वहां से टकरा के इधर आ रही है तो लाइट की रफ्तार बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लाइट की रफ्तार हमें अलग अलग मिल सकती है। लाइट की रफ्तार कम भी मिल सकती है और ज्यादा मिल सकती है। बस हमने किसको छेड़ दिया? हमने एब्सोल्यूट रेस्ट वाली कंडीशन को। लेकिन लाइट की रफ्तार उस टाइम पर मैक्सवेल ने खुद कहा कि मूविंग फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती कि अगर चलते चलते छोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा सर। लेकिन हाँ, अगर ईथर पीछे जा रहा है तो ईथर के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड बदलेगी या बढ़ेगी? वरना लाइट की रफ्तार किसी इंसान के रेफरेंस में नहीं मानी जाती, किसी ट्रेन के रेफरेंस में नहीं मानी जाती। सुन लो, बहुत जरूरी बात सब आपकी। मैं वो बात बताना चाह रहा हूं आपको जो काफी ज्यादा होती है और इंपॉर्टेंट है। जो हम कहते हैं कि लाइट की रफ्तार 3 × 10⁻⁸ है, और अगर हम बाइक की करें तो बाइक की रफ्तार हर एक ऑब्जर्वर के लिए, हर एक इंसान के अलग अलग होती है अलग। लेकिन किसी भी इंसान के लिए, किसी दूसरी बॉडी के लिए लाइट की रफ्तार अलग अलग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो बहुत सिंपल। अब आप बाइक को देखो, एक बाइक को मैं ऑब्जर्व करता हूं, ऐसे सामने देखा, रुकी पड़ी है, उसकी रफ्तार मेरे रिस्पेक्ट में 0, चलती है, स्पीड बदलती है बाइक की, कभी ज्यादा, कभी तेज, कभी कम, ऐसे हो रही है। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में लाइट कभी भी रेस्ट पे नहीं आती। लाइट कभी भी रेस्ट पे क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड को जो एक फ्रेम दिया गया, यूनिवर्सल फ्रेम, वो कौन सा था फ्रेम? और किसी भी स्पीड के लिए ईथर फ्रेम रेफरेंस में नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि बाकी अदर स्पीड के लिए तो हम है ना, आप हो, मैं हूं, ये तो बाकी स्पीड को हम सब डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड उतनी है, मेरे रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड उतनी है। लेकिन लाइट के रफ्तार में, लाइट के केस में हम ये नहीं कहेंगे। लाइट के केस में जिसको बोलने का हक है वो कौन है? बस। इसीलिए लाइट की रफ्तार कम या ज्यादा वो हम नहीं कहेंगे, वो कौन कहेगा? तो लाइट को एक अलग फ्रेम दिया गया रेफरेंस। क्यों दिया गया? जब आप पढ़ोगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो समझ में आएगा। ठीक है, जो मैंने बात बताई आपको ना, ये बहुत जरूरी है कि लाइट को एक अलग फ्रेम दिया गया। अच्छा, अब यहां से लाइट की रफ्तार में अगर मैं कहूं कि चेंज आया तो किसके रिस्पेक्ट में? मेरे, आपके, उनके या पड़ोसी के, किसके रिस्पेक्ट में? हाँ, ईथर के रिस्पेक्ट में। आए ना बात? और किसके रिस्पेक्ट? तो एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया, इंटरफेरेंस, और जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, ही वाज एन आर्मी ऑफिसर, अल्बर्ट अब्राहम माइकलसन। उन्होंने पहले अकेले किया। तो उस एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था ये आपको समझाता हूं।
देखो वैसे तो ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हाँ, लेकिन जो फिजिक्स को परस्यू करना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। बाकी अदर्स अगर देखते हैं आप, जैसे कि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोलेंगे, है ना, ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट रहेगा। तो वो एक्सपेरिमेंट का सेटअप किस बेसिस पर था, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऑब्जर्वर है जो ये खड़ा है, दूसरा ऑब्जर्वर ये है, इसके पास एक डिवाइस है, लेट्स से स्पीडोमीटर। अब मैंने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने का एक अच्छा सा मोटिव दिया। वो मोटिव क्या था, मैं यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट करना चाहता हूँ, इस ईथर को भी पता लगा लूंगा और अर्थ की स्पीड भी पता लगा लूंगा। इसी एक्सपेरिमेंट से सारे के सारे राज खुल जाएंगे। लेकिन क्या था एक्सपेरिमेंट का कारण, ये और ये दोनों यूनिफॉर्म मोशन वाले हैं, जिसमें उनका मोशन पता नहीं चलेगा। अगर ये भागता हुआ, मान लो ये वाला ऑब्जर्वर, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी। ऑब्जर्वर ए अगर बी की तरफ आएगा भागता हुआ, तो ए कभी नहीं कहेगा कि मैं चल के आ रहा हूं, वो कहेगा कि बी इसके पास आ रहा है, और बी कहेगा मैं नहीं, ए चल के आ रहा है। भाई तो यूनिफॉर्म मोशन। इस बात को साबित करने के लिए अब एक काम किया, ये जब चल के आएगा और लाइट को छोड़ेगा, तो यहां पर एक स्पीडोमीटर मान लो, तो यहां पर उसमें कोई फर्क नहीं आएगा लाइट की रफ्तार में कि लाइट की रफ्तार बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कि साफ साफ कह दिया गया है कि लाइट की रफ्तार मूविंग फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती, पता है क्यों? तो मूविंग फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए जब ये चल के आएगा लाइट को छोड़ेगा तो इसकी हमें रफ्तार यहाँ ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये चल के इसके पास जाएगा और ये लाइट को छोड़ेगा अगर, तो यहाँ पर रफ्तार में ज्यादा मिलेगी। ये चलकर जब कोई बॉल को फेंकता है तो बॉल की रफ्तार कंपैरेटिवली ज्यादा मिलती है। तो जब ये चलता हुआ आएगा लाइट को छोड़ेगा, इसको पता नहीं कि मैं चल रहा हूं, और यहाँ पर लाइट की रफ्तार अगर 3 से ज्यादा मिल गई, तो इसका सबूत क्या है कि यही चल के आ रहा था, तभी लाइट की रफ्तार बढ़ी है, वरना बढ़ने का चांस ही नहीं है। तो हमने ऐसे इस बेसिक प्रिंसिपल को लेके, जैसे ए ऊपर चल के आएगा तो डी पे नहीं बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि तो लाइट की रफ्तार इस मूविंग सोर्स पे डिपेंड ही नहीं करती। सिर्फ वो उसमें कैसे होगी? हाँ, इसमें पता ऐसे चलेगा कि ये चल के जा रहा है, ठीक है, ये छोड़ेगा, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये चल के इसके पास आया, छोड़ कौन रहा है, लाइट को मान लो ये छोड़ रहा है, और अगर ये चल के इसके पास आया और इसने स्पीड ज्यादा मेजर की, तो बोलेगा कि इसके चलने का फर्क पड़ नहीं सकता, तो चल के कौन आया, ठीक? जब मैं इसके पास चल के जाऊंगा तभी फर्क पड़ेगा, है ना। फिर से जब ये चल के आएगा तभी फर्क पता चलेगा, वरना इसके पता इसके चलने से फर्क नहीं आएगा। तो ये बेसिक माना है। तो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया। इस एक्सपेरिमेंट का देखो क्या था मोटिव, या तो वो लास्ट टाइम मैंने वो दिखाया था डॉक्यूमेंट्री में, माइक्रो एक्सपेरिमेंट, है ना। उसमें क्या था, एक तरफ एक बीम स्प्लिटर था, एक मिरर यहाँ पर था, एक मिरर यहाँ पर था, हाँ ना। एक सोर्स लाइट का यहाँ था, यहाँ पर स्क्रीन थी, लाइट यहाँ से निकलती है, 2 पार्ट में जाती है। अब अर्थ यहाँ चल रही है सामने की तरफ, तो क्या होगा ये कि जब अर्थ यहाँ चल रही, ड्रैग पीछे आ रहा है, तो अर्थ की जो लाइट की स्पीड है यहाँ से यहाँ पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगी, क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। लौट के आएगी तो ड्रैग की डायरेक्शन में आएगी, तो यहाँ से आते वक्त स्पीड ज्यादा हो जाएगी जब ड्रैग की डायरेक्शन में आएगी। हाँ, फिर ड्रैग का अब यहाँ जा रही है, ड्रैग पीछे, लाइट यहाँ पर जाकर कम हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, इससे टकराने की वजह से। जब लाइट यहाँ से यहाँ आएगी तो क्या होगी, तो भी पहुंचेगी। तो ऐसे में जो इसके आने और जाने का मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ,
इसके आने और जाने का एक टाइम निकलेगा t1, इसके भी ऐसे और ऐसे करने का एक टाइम निकलेगा t2। अगर वो टाइम अलग अलग है, बल्कि डिटेल और भी इसमें लेक्चर है, अगर ये टाइम अलग अलग है तो अलग अलग क्यों है? क्योंकि लाइट की स्पीड कम या ज्यादा हुई तभी तो यहाँ अलग टाइम लगा, लाइट की स्पीड कम या ज्यादा हुई तभी तो यहाँ अलग टाइम लगा। अगर स्पीड बदले ही ना तो टाइम सेम लगेगा, और जब टाइम सेम लगेगा कोई भी फेज डिफरेंस, कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। जब टाइम अलग अलग लगेगा तो क्या आएगा? उनके पाथ में डिफरेंस, है ना? तो एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो पाया ये गया कि ये नहीं पाया गया, पाया क्या गया कि इंटरफेरेंस पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया। अब ये जो मैं लाइन होगी थोड़ी सी मिस्टीरियस है। इंटरफेरेंस पैटर्न में चेंज ना आने का मतलब कि टाइम दोनों में सेम लगा, स्पीड नहीं बदली लाइट की। ये कैसे पॉसिबल है? लाइट की स्पीड बदल जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बदली। यहां से इस ईथर जब कहानी आगे बढ़ाई गई आइंस्टाइन की थ्योरी को लेकर है, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ईथर कहीं है ही नहीं, ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका कारण आइंस्टाइन बताया अपनी थ्योरी में कि टाइम में फर्क आता है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। इट इज नॉट अबाउट कंसर्न, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिटेल है। तो ईथर यहां से फेल होता है। अगर ईथर होता तो हमें मिलता टाइम में डिफरेंस। तो बहुत सारी यहां से और भी कहानी बढ़ती हैं जो हमें आगे की ओर ले जाती है। अगर ईथर नहीं है तो लाइट एक वेव को कहां से प्रोपेगेट करती है? तो यहां से कॉन्सेप्ट निकाला गया, थ्योरी निकाली गई कि लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो विदाउट मीडियम एक दूसरे को बना के आगे चलती है। फिर आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी बनाते बनाते ये भी साबित कर दिया कि लाइट एक पार्टिकल भी है जहां से वेव थ्योरी को एक करते हैं। अब हम देखते हैं कि वेव थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, हमने समझ लिया क्या क्या एक्सप्लेन किया। दूसरे मीडियम में रफ्तार कम होना, और क्या एक्सप्लेन किया? वेव माना तो उसका पहला एक्सप्लेनेशन था कि वेव मानोगे तो आप इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर सकते हो। हमने देखा था वेव होगा तभी ये होगा। दूसरा, डिफ्लेक्शन हो सकता है अगर वेव है तो। जब न्यूटन ने किया था रिफ्लेक्शन, वो भी वेव ने एक्सप्लेन कर दिया कि वेव मानोगे तो भी रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन हो रहा है। ये दोनों कैसे हैं एक्सप्लेनेशन में, इसको मैं आपको बताऊंगा आगे कि हाइजन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को कैसे किया एक्सप्लेन, लाइट के तार में चेंज होना एक्सप्लेन किया। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया जो आइंस्टाइन ने बताया? नंबर 1, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या था देखो ध्यान से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये था कि अगर एक मेटल की प्लेट मेरे सामने है, उस पर एक लाइट आती है जो क्या है? एक वेव। तो लाइट की रफ्तार अगर एक वेव है उस मेटल पे टकराएगी, मेटल के इलेक्ट्रॉन पहले वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर कुछ देर के बाद मेटल से बाहर निकलेंगे। लेकिन वो ऐसा रहा था जैसे हम कैरम बोर्ड खेल रहे हो, एक स्ट्राइकर को मारा, कैरम बोर्ड की गोटी पे टकराता है, कैरम बोर्ड की गोटी तुरंत जाती है। तो लाइट जैसे ही पड़ती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकलते हैं, 10 to the power -9 मतलब 9 सेकंड में निकल जाते हैं। लाइट अगर वेव थी तो कुछ टाइम लगाना चाहिए था, लेकिन तो ऐसे बिहेव करे जैसे कि पार्टिकल, जो कि इस तरह की जीनियस फिलिप लेनार्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ग्रेट प्रोफेसर। तो एक्सप्लेन किसने किया? एक पेटेंट करता है आइंस्टाइन ने अपने फॉर्मूले से, जिसमें उन्होंने शो किया कि लाइट के पास मास नहीं है, फिर उसके पास क्या है? मोमेंटम है। सो लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, जो कि वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वेव थी तो टाइम लगाना चाहिए था, अपना फिलिप लेनार्ड करके एक्सप्लेन किया। भाई फिलिप लेनार्ड भी वेव मानते थे लाइट को, वेव मान के ये समझ में नहीं आ रहा था कैसे होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव मान के नहीं आ रहा समझ में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में कब आता है? जब लाइट क्या माने? पार्टिकल। उसी तरह से काउंटन एक्सपेरिमेंट था, वो क्या था बताओ? कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह पर माना, उस पर लाइट को छोड़ दे तो इलेक्ट्रॉन तुरंत जाता है,
ये नहीं कि पहले एनर्जी अब्सॉर्ब करे फिर जाएगा। वेव होता, अगर लाइट वेव होती तो पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करता फिर आगे जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था जैसे कि किसी गोली से स्ट्राइक कर रहा था। ये इलेक्ट्रॉन लाइट ऐसे आ रही है या फिर मान लो ऐसे आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ लाइट यहाँ पर तुरंत एंड दिस वाज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट। ऐसे और भी इफेक्ट है जहाँ पर लाइट को पार्टिकल मानेंगे तभी इसको मिलता है। यहाँ से एक थ्योरी और आती है, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, फोटोन की थ्योरी। फोटोन लाइट के पार्टिकल का नाम है, लाइट का जो पार्टिकल्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट के वेव से। So it was brief about the